स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में जो टॉपिक चल रहा था वो था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से संबंधित मैंने एक पार्ट वीडियो दे दिया है जिसमें मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के जीवन परिचय और उसके फरगना के होने का शासक और साथ ही साथ उसके जीवन की उपलब्धि क्या थी, इससे संबंधित मुद्दों पे मैंने पूरी बातचीत किया था। आज जो मैं अपने टॉपिक का संचालन करूंगा वो बाबर से ही रिलेटेड होगा, पार्ट 2 की वीडियो, जिसपे हम बात करेंगे बाबर का भारतीय अभियान से संबंधित मुद्दों पे। मैंने कल बताया ही था कि बाबर को हम 2 पार्ट में करके पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में मैंने उसके पूरे जीवन परिचय को, साथ ही साथ उसके फरगना के होने वाले शासक और तमाम सारी वहां अफगानिस्तान के क्षेत्रों में लड़े गए जो युद्ध थे उन सारी मुद्दों पे बातचीत करते हुए उसकी उपलब्धियों को बताते हुए मैंने कक्षा को स्थगित किया था। आज जिस मुद्दे पे बातचीत हम कर रहे हैं वो भारत की तरफ अब एंट्री कर रहा है और भारत पे देखा जाएगा कि बाबर ने भारत की धरती को किस तरह से रौंदने की कोशिश करता है। यानी जो मेरी टॉपिक चल रही है वो है बाबर का भारतीय अभियान, यानी पार्ट 2 हम लोग अपनी कक्षा के संचालन इसमें करने वाले हैं। कक्षा का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का जब सहयोग मिलेगा तो मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराता रहूंगा। मैं चलता हूं सीधे अपनी टॉपिक पे और हमारा टॉपिक है बाबर का भारतीय अभियान पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बाबर ने भारत पे अभियान कैसे कर रहा है। अगर देखा जाए तो बाबर जो था वो स्पेशली हमने पहले ही बताया था कि बाबर जो शासक बन रहा है वो बाबर था फरगना अफगानिस्तान के क्षेत्रों में वो शासन की संचालन कर रहा था। वो भारत की धरती पे अभियान जब शुरू करता है, यानी बाबर जो था वो इधर अफगानिस्तान के क्षेत्रों में उसकी गद्दी थी, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में यहाँ पे वो शासन कर रहा था। और यहाँ से वो ताबड़तोड़ जब बाबर भारत तमाम सारे क्षेत्रों पे वो युद्ध करने के बाद उसको कोई सफलता नहीं मिलता है, तब बाबर सीधे यहाँ से स्थगित होता है और चलता है आज का जो पाकिस्तान क्षेत्र है इस पाकिस्तान के क्षेत्रों की तरफ चलता है और 4 युद्ध ताबड़तोड़ करता है। पहला जो युद्ध भारत की धरती की तरफ बाबर बढ़ के पहला जो युद्ध किया था अपने जीवन काल का जो पहला युद्ध किया था वो था 1519 में युद्ध किया था और ये युद्ध था यूसुफ जाही जाति के विरुद्ध था। और इन क्षेत्रों में आकर के बाजौर और भैरा नामक जो जगह थे उन जगहों पे अपना एकाधिकार कर लेता है। बाबर अपने इस युद्ध के बाद वो दोबारा भारत के तरफ आक्रमण की नीति बनाता है और दोबारा जब आक्रमण की नीति बनाता है तो भी 1519 के आसपास पेशावर पे जाकर के अधिकार कर लेता है, यानी आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्रों पे देखा जाए तो बाबर का अधिकार हो जाता है। ये बाबर की दूसरी अभियान थी। बाबर अपने जीवन काल की जो तीसरी अभियान जारी करता है वो 1520 में करता है। बाजौर क्षेत्र जो बचा हुआ था, भैरा क्षेत्र जो बचा हुआ था, इसके साथ ही साथ उसने सियालकोट जैसे क्षेत्रों को भी विजिट करने की कोशिश किया था और इन तीनों क्षेत्रों पे उसने अपना एकाधिकार जमा लिया था। चौथा जो अभियान वो जारी किया था वो 1524 के आसपास किया था, जो लाहौर, दीपालपुर और सुल्तानपुर इन क्षेत्रों पे बाबर अपना अभियान जारी किया। और जितने सारे ये क्षेत्र थे इन सारे क्षेत्रों के बहुत ही बेसब्री के साथ बाबर विजिट कर लेता है, जीत लेता है। जिस समय बाबर इस क्षेत्रों पे धावा बोल रहा था उस समय इस दिल्ली के क्षेत्रों पे देखा जाए तो दिल्ली के क्षेत्र पे जो शासन करने वाला बादशाह था वो था इब्राहिम लोदी। था। इब्राहिम लोदी के भी दुश्मन बहुत चढ़े भरे थे। इब्राहिम लोदी के भी दुश्मन अगर देखा जाए तो ऑलरेडी उसके चाचा जो आलम खां थे ये ऑलरेडी दुश्मन के रूप में बैठे हुए थे। पंजाब का जो शासक था दौलत खां लोदी ये भी इसके दुश्मन के ही रूप में था। तो इब्राहिम लोदी के ये जो दुश्मन भरे थे दौलत खां लोदी और उसके स्वयं के चाचा आलम खां, इन दोनों लोगों ने मिलकर के बाबर को क्या करते हैं, भारत की धरती यानी दिल्ली की तरफ पदार्पण होने का न्योता दे देते हैं।
और बाबर चलता है सीधे दिल्ली की गद्दी को हथियाने के लिए। और दिल्ली की गद्दी को हथियाने के लिए बाबर जब चलता है तो बाबर ने सीधे इब्राहिम लोदी से युद्ध करने की बात किया था, और वो युद्ध हुआ था हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में जो क्षेत्र था पानीपत, इसी पानीपत के मैदान में पहली बार युद्ध हुआ था, जो पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि बाबर का जो 5वां अभियान था, अगर आपसे कोई पूछे बाबर का जो 5वां अभियान था वो था पानीपत का युद्ध। यानी कि देखा जाए तो बाबर भारत की धरती को रौंद रहा है, तो पहला अभियान किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। इन 4 अभियानों में बाबर को कोई महत्वपूर्ण सफलता ऐसी नहीं मिल रही है जिस सफलता को लेकर के वो भारत पर एक साम्राज्य की स्थापना कर पावे। अभी बाबर के पास ऐसी कोई सफलता नहीं थी कि वो साम्राज्य नीति का पालन कर पावे। बाबर ने साम्राज्य नीति का पालन जहां से किया है, या कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों को जीत करके, भारत के जिन क्षेत्रों को जीत के वो साम्राज्य को स्थापित करने का कोशिश किया था, वो बाबर का था 5वां युद्ध। बाबर के जीवन का 5वां युद्ध भारत की धरती पे लड़ा गया था। और भारत की धरती पे लड़ी हुई जो 5वां युद्ध थी वो था पानीपत का युद्ध। तो देखते हैं हम लोग पानीपत के युद्ध से रिलेटेड बाबर ने क्या क्या, बाबर और लोदी के बीच में क्या चल रहे हैं वो युद्ध की नीति, जरा उस पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। तो दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोदी था। बाबर लुटेरा अफगानिस्तान के क्षेत्रों से थक चुका था, भारत की तरफ चला, 4 युद्ध कर रहा है, कोई महत्वपूर्ण सफलता ऐसी नहीं पा रहा है कि वो साम्राज्य का विस्तार करे। इसलिए वो 5वां युद्ध करने के लिए सीधे कहाँ आता है, वो सीधे आता है हरियाणा पे, हरियाणा के पानीपत के मैदान पे। और इस पानीपत के मैदान में एक तरफ से चलती है इब्राहिम लोदी की सेना और दूसरी तरफ से आती है बाबर की सेना, और दोनों सेनाओं के बीच एक घमासान युद्ध होता है। नतीजा ये निकलता है कि बाबर जैसे लुटेरा जो था वो दिल्ली की सत्ता पे शासन करने वाले इब्राहिम लोदी जैसे अफगान शासक को अपदस्थ कर देता है, परास्त कर देता है। यही नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था जो रणयुद्ध के क्षेत्रों में मार दिया गया। यानी बाबर ने केवल इब्राहिम लोदी को हराया ही नहीं, अपितु उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला भी दिया। यानी पानीपत का जो पहला युद्ध चल रहा है 1526 के आसपास लड़ा गया था। ये हरियाणा राज्य से ताल्लुकात रखता है, हरियाणा राज्य से। पानीपत में हुआ पहला युद्ध था, पानीपत के मैदान में लड़ा गया, पहले नंबर का युद्ध था। लेकिन बाबर के जिंदगी में लड़ी हुई भारत की धरती पे 5वें नंबर का युद्ध था। 4 वो लड़ चुका था, 5वां नंबर का जो युद्ध लड़ा वो पानीपत में लड़ा है, जो पानीपत के मैदान में लड़ा हुआ पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, इसमें बाबर जो था तीर मैंने ऊपर किया है यानी वो जीत रहा है, और यहाँ लोदी का तीर नीचे मैंने यहाँ लगाया यानी कि लोदी की हार हो रही है। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में क्या करता है, हरा देता है। बाबर इस युद्ध को जीतने के लिए क्या क्या नीति अपनाया और युद्ध को जीतने के बाद उसने क्या किया, जरा उसको एक बार देखते हैं हम लोग। तो बाबर जो था, कहा जाता है इस युद्ध में जो पानीपत का युद्ध लड़ा था उसमें इसने एक नीति का पालन किया था, और वो नीति था तुलगमा युद्ध नीति था। ये तुलगमा युद्ध नीति जो था बाबर ने उज्बेक सरदारों से सीखा था। जो उज्बेक सरदार शैबानी खान ने सरेकुल के युद्ध जो किया था 1501-2 में, उस युद्ध में बाबर को हराया था। मैंने इसके पहले की क्लास में पार्ट 1 वाले में मैंने बताया, उज्बेक सरदार जो था शैबानी खान, उसने सरेकुल के युद्ध में बाबर को अपदस्थ कर दिया था। बाबर ने उस शैबानी खान के युद्ध को जो देखा था, शैबानी खान ने कौन सी नीति का पालन किया है कि बाबर को परास्त कर देता था बार बार, तो वो था तुलगमा युद्ध नीति। उसी युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किया था पानीपत के पहले मैदान में, पहले युद्ध में। ये तुलगमा युद्ध नीति क्या होती है, इसमें जो होती है सेनाएं जो होती हैं
चारों तरफ से कोई सेना, अगर यहाँ कोई सेना है तो चारों तरफ से सेना क्या करेंगी, चारों तरफ से इस सेना को बंटवारा कर दिया जाएगा और एक ही साथ सेना होंगी, अटैक कर देंगी, चारों तरफ से सेना अटैक कर देते हैं। यानी कि एक तरह से छापामार युद्ध की तरह ये युद्ध चलेगा, चारों तरफ से घेर के सेना को एक साथ युद्ध करके अपदस्थ कर देना। उसी नीति को कहा जाता है तुलगमा युद्ध नीति, जिसका प्रयोग बाबर ने किया था और बाबर को सीख मिला था ये युद्ध नीति उज्बेक सरदारों से। इसके अलावा देखा जाए तो इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में उसने उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। ये उस्मानी विधि क्या होता है, तो इसमें दो गाड़ी रखे जाते थे, दो जो लोगों के जो वाहन उस समय होते थे, उन दो वाहनों के बीच में देखा जाए दो वाहन रखे जाते थे और दो वाहनों के बीच में तोपों को रख दिया जाता था। यहाँ तोप रख दिया जाता था और वाहन लेके जाया जाता था, वहां से अटैक किया जाता था। उस विधि को कहा जाता था उस्मानी विधि। भारत की धरती पे बाबर के द्वारा अगर देखा जाए, बाबर के द्वारा ही पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। अभी मुगल साम्राज्य जो बन रहा है, अभी आए हुए लुटेरों में देखा जाए तो किसी ने तोप खाने का प्रयोग नहीं किया था, बाबर ने ही पहली बार तोप खाना का प्रयोग किया था। तो तोप खाने का जो प्रयोग हुआ था वो पानीपत के पहले युद्ध से ही ताल्लुकात रखता है, जो अक्सर सवाल के रूप में पूछा जाता है। बाबर को इस युद्ध में जीतने के लिए दो उसके सेनापति आते हैं, एक उस्ताद अली और एक मुस्तफा। ये दो प्रमुख निशानेबाज थे। इन दोनों निशानेबाजों का सहारा बाबर ने अपने पानीपत के पहले युद्ध के दौरान लिया था और ये बहुत ही प्रसिद्ध निशानेबाज के रूप में थे। इनके द्वारा लगाई गई जो भेदन क्षमता होती थी वो अचूक नहीं होती थी, ये सीधे एकदम टारगेट जिसको करते थे वहां मार गिराते थे। तो इन दोनों प्रसिद्ध निशानेबाजों का प्रयोग बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में किया था। जब बाबर इस युद्ध को जीत जाता है तो जीतने के बाद बाबर क्या करता है, काबुल जाता है और काबुल के जो लोग थे, काबुल के जो निवासी थे, उन काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार के रूप में दे देता है। पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर काबुल निवासियों को चांदी का सिक्का उपहार में देता है। यही नहीं, बाबर पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद अपनी जो उपाधि थी वो उपाधि एक धारण किया था, वो उपाधि था कलंदर की। कलंदर की उपाधि बाबर ने जो धारण किया था वो पानीपत युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में धारण किया था। और साथ ही साथ 1526 के आसपास उसने स्वयं को पादशाह भी भारत में घोषित कर दिया था। पादशाह यानी कि बादशाह के रूप में बाबर अपने आप को घोषित कर दिया, यानी कि भारत की जो धरती है वहां साम्राज्य का संचालन सर्वे सर्वा, दिल्ली की सत्ता को संचालित करने वाला जो बादशाह है वो बाबर है। इस बात का बाबर ने ऐलान कर दिया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाबर को मैंने पहले ही बताया कि भारत की धरती पे आमंत्रित करने वाले जो व्यक्ति थे वो पंजाब का शासक दौलत खां लोधी था और उसके इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां था। तो पानीपत के युद्ध से रिलेटेड आपको इतनी सारी बातों को याद रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो बाबर का दूसरा मतलब बड़ा अभियान देखते हैं। 4 अभियान तो इधर कर चुका है, 5वें नंबर का ये अभियान कर रहा है। अब अभियान वो जारी कर रहा है, खानवा का युद्ध कर रहा है 1527 में, जो खानवा राजस्थान के क्षेत्रों से ताल्लुकात रखता है। इस खानवा के युद्ध में बाबर के समक्ष एक बड़ी शक्ति चुनौती के रूप में सामने खड़ा हो जाती है और वो बड़ी शक्ति थी मेवाड़ के शासक राणा सांगा। मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा और बाबर, इन दोनों के बीच एक घोर युद्ध चलता है। बहुत ही एक तरह से ये भयावह युद्ध के रूप में भी इतिहास में चर्चित था, क्योंकि राणा सांगा जो थे, ये युद्ध बाबर ने राणा सांगा के समग्र खिलाफ क्यों किया, इसके बारे में कई सारी बातें बताई जाती हैं। कहा जाता है कि बाबर जब पानीपत का युद्ध करने के लिए आया था तो राणा सांगा ने समझौता किया था कि हम दिल्ली पे जब आओगे युद्ध करने के लिए तो तुम्हारा साथ देंगे, ऐसा राणा सांगा का समझौता था। लेकिन राणा सांगा ने अपने समझौते से मुकर गए, उन्होंने बाबर का साथ नहीं दिया। ऐसा एक कारण बताया जाता है कि बाबर खानवा का युद्ध क्यों किया, तो एक रीजन बताया जाता है कि बाबर और राणा सांगा के बीच एक समझौता था। उस समझौते को राणा सांगा ने पूरा नहीं किया था और वो समझौता ये था कि जब बाबर दिल्ली पे युद्ध करेगा तो राणा सांगा मदद करेगा। राणा सांगा ने मदद किया ही नहीं,
तो बाबर एक इस रीजन को लेकर के युद्ध करने के लिए आता। दूसरी बात ये थी कि बाबर जो था वो खानवा जैसे क्षेत्र को जीतना उसके लिए बहुत जरूरी था, और राणा सांगा जो थे वो एक हिंदू शाही शासक के रूप में थे, वो बाबर की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। ऐसे तमाम सारे कारण बताए जाते हैं जिन कारणों की वजह से खानवा का युद्ध बाबर ने किया था। और खानवा का जब युद्ध हुआ राणा सांगा के समक्ष, तो राणा सांगा भी कोई मामूली सा आदमी नहीं थे। राणा सांगा बताया जाता है कि अपने जीवन काल में उन्होंने तमाम सारे युद्ध किए थे, लगभग सैकड़ों युद्ध किए थे, 80 घाव उनके शरीर पे बताए जाते हैं। ऐसे वीर योद्धा के रूप में राणा सांगा को इतिहास में दिखाई बताया जाता है। इतने वीर और इतने प्रकांड योद्धा को बाबर ने अपदस्थ कर दिया। उसके अपदस्थ करने के पीछे जो कारण था वो ये था कि बाबर जब युद्ध कर रहा था तो तमगा नामक जो कर था ये एक व्यवसायिक कर था। इस कर को उसने समाप्त करने की ऐलान कर दिया। इसके अलावा शराब पीने और शराब बेचने का ऐलान किया था उसने, शराब पीने और शराब बेचने का ऐलान घोषणा किया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने इस युद्ध में जिहाद का नारा लिया था, धर्म युद्ध का सहारा लिया था। जिहाद यानी कि धर्म युद्ध, यानी कि इस्लाम कह लीजिए खतरे में है या मुगल कह लीजिए खतरे में है। इस युद्ध धर्म का सहारा लेकर के बाबर ने राणा सांगा के समक्ष युद्ध किया था। और जिस व्यक्ति को जब धर्म की बात आती है तो व्यक्ति आन मान शान से सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो बाबर ने अपनी तमाम सारी नीतियों को धारण करके, तमाम सारी नीतियों का प्रयोग करके खानवा के युद्ध में एक भारत की शक्तिशाली और कह सकते हैं कि एक सर्वे सर्वा के रूप में शासक को उसने अपदस्थ करने की कोशिश किया, राणा सांगा को। जैसे राणा सांगा मर जाते हैं तो मर जाए, कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उनके मर जाने के बाद इस युद्ध के विजय उपलक्ष्य में उसने स्वयं को एक उपाधि से विभूषित किया था, और वो उपाधि था बाबर की गाजी की उपाधि। गाजी का मतलब सीधे सीधे काफिरों का हत्यारा। काफिर कौन है? जो इस्लाम की नीतियों का पालन नहीं करता, संभवतः उन्हें काफिर कहा जाता था। यानी कि काफिरों के हत्यारा के रूप में बाबर ने स्वयं को गाजी की उपाधि से विभूषित किया। जब खानवा के युद्ध को वो जीत लेता है, राणा सांगा को अपदस्थ कर देता है, और कुछ दिनों के बाद राणा सांगा जैसे एक वीर व्यक्ति जिन्होंने सैकड़ों युद्ध करके लगभग 80 घावों को लेकर के अपनी पराकाष्ठा को सर्वोच्च शिखर पे रखे थे, उन पे मुकाबला करके बाबर क्या करता है, गाजी जैसे उपाधि को, स्वयं को गाजी की उपाधि से विभूषित करता है। खानवा युद्ध के बाद 1528 के आसपास बाबर चलता है एमपी के क्षेत्रों में और चंदेरी में युद्ध करता है 1528 में, जहां एक राजपूत राजा थे मेदिनी राय, जिनका नाम बताया जाता है। मेदिनी राय से भी बहुत बाबर का एक घनघोर युद्ध चला था। बाबर ने यहाँ पर भी जिहाद के नारा का सहारा लिया था, और कहा जाता है कि इस युद्ध में भी दोनों शक्तियों के बीच हुई मुकाबलों में बाबर जैसे लुटेरा जीत जाता है और राजपूत शासक मेदिनी राय की हार हो जाती है। बाबर ने यहाँ भी जिहाद का नारा लगाया था, और कहा जाता है कि मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थी, उनका विवाह बाबर अपने पुत्र कामरान और हुमायूं के साथ कर देता। बाबर इतनी घिनौने हरकतों के साथ गुजरता हुआ इतिहास में कुछ दिखाई देता है। चंदेरी युद्ध के बाद अगला जो उसका बड़ा युद्ध दिखाई देता है बाबर का, वो था घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध चल रहा है, बताया जाता है इसमें एक तरफ अफगान थे, दूसरी तरफ बाबर मुगल थे। मुगल और अफगानों के बीच में ये युद्ध चला था। मुगलों के तरफ से बाबर था और अफगानों के तरफ से महमूद लोदी था। इन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। नतीजा ये निकलता है कि बाबर जैसे एक निर्वासीन जिंदगी बिताने वाला एक घुमक्कड़ व्यक्ति, एक कह सकते हैं बर्बर जाति, एक लुटेरा व्यक्ति यहाँ इस युद्ध को भी, घाघरा के युद्ध को भी 1529 में अपने पक्ष में विजित कर लेता है, जीत जाता है। भारतीय इतिहास में देखा जाए तो घाघरा का युद्ध ऐसा युद्ध था जो युद्ध जल पे भी लड़ा गया था, यानी जल सेना के रूप में भी और थल सेना के रूप में, दोनों जगहों पे इस युद्ध को लड़ा गया था। इतनी सारी बाबर युद्ध करने के बाद 1529 के बाद 1530 में, मैंने इसके पहले की बात बताया ही था, 1530 तक जाते जाते बाबर का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है।
और बाबर जब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है तो इसके मृत्यु शरीर को पहले आगरा में दफना दिया जाता है, बाद में इसे काबुल ले जाया जाता है और काबुल में ही इसका मकबरा बना दिया गया। काबुल में ही बाबर का मकबरा बनवा दिया गया, वहां उसको दफन करके उसके शव के ऊपर एक मकबरे का निर्माण कर दिया गया। इस तरह से देखा जाए तो बाबर जैसे लुटेरा के बारे में मैंने 2 पार्ट के वीडियो लेकर के आपको दिया है। पार्ट 1 में मैंने बाबर की पूरी जीवन परिचय दे दिया और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो वहां जो शासक वो बन रहा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके जीवन की उपलब्धि बताया था पार्ट 1 की वीडियो। पार्ट 2 की वीडियो में मैंने बाबर से रिलेटेड भारत पे युद्ध जो कर रहा है तो 4 युद्ध वो देखना है। ये चारों युद्ध तो अगर आपको नहीं याद है तो भी चलेगा, बहुत ज्यादा एग्जाम से चर्चा नहीं रखता, लेकिन पानीपत के युद्ध से रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं सब के सब आपको याद रखना है। खानवा युद्ध से रिलेटेड सब याद रखना है, चंदेरी युद्ध से रिलेटेड और घाघरा युद्ध से रिलेटेड सब की सब बातों को आपको कंप्लीट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद जो मुगलों में अगला शासक के रूप में आएगा वो आएगा इसी के उत्तराधिकार के रूप में इसका पुत्र आएगा, वो होगा हुमायूं। तो अगली क्लास के साथ जब हम आपसे मिलते हैं तो हम जो मुद्दे पे बातचीत करेंगे हुमायूं से संबंधित इतनी सारी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सारी मुद्दों को आप नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को एक साथ नोटबुक बनाते चलिएगा। आपका कंप्लीट हिस्ट्री को मैं तैयार कर दूंगा। यकीन नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से जरूर मिलाते चलिएगा मेरे सारे कंटेंट को। तो आप लोग नोटबुक को साथ साथ बनाते चलिएगा, साथ ही साथ आप हमारी हौसलाओं को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों के द्वारा दिए गए साथ सहयोग का सहारा लेकर के मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता हूँ। तो मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में जहां मैं बातचीत करूंगा आपसे बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।